खून पीने वाले पिशाच की ये कहानी है। एक दिन प्रेम को मायूस देखकर सुमन प्रेम से पूछती है, क्या बात है प्रेम, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? कल रात मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि खून पीने वाले पिशाच ने मेरे दोस्त सूरज को मार डाला। हेलो? क्या हुआ प्रेम, बताओ ना क्या हुआ? सूरज को वाकई में पिशाच ने मार दिया और उसके हाथ में भी वही लिखा था, नाउ योर टर्न, मतलब कि अब तेरी बारी। अब तेरी बारी? क्या मतलब? लगता है वो वापस आ गया है। वो वापस आ गया है? कौन वापस आ गया है? 5 साल पहले की ये बात है, जब मैं इंडिया में था। एक रात सूरज ने राजू को फोन किया था। हेलो राजू, मैं सूरज बोल रहा हूँ। यार एक बुरी खबर है, अभी मैं वर्सोवा बीच पर पुलिस वालों के साथ खड़ा हूँ। पुलिस वालों के साथ? क्या बात है सूरज? एक बुरी खबर है यार, हमारे दोस्त दीपक का खून हो गया है। तू यहाँ जल्दी से पहुंच मेरे भाई। तू फिक्र मत कर, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच रहा हूँ। राजू अपनी बाइक लेकर बीच की ओर चल पड़ता है। कुछ ही देर में राजू घटना स्थल पर पहुंच जाता है। राजू, अच्छा हुआ तू आ गया। पुलिस वाले तुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए इंस्पेक्टर साहब, क्या पूछना चाहते हैं? तुम्हारा नाम? मेरा नाम राजू श्रीवास्तव है सर। तुम्हारे दोस्त दीपक का कत्ल ठीक 2 घंटे पहले हुआ है। क्या मैं जान सकता हूँ 2 घंटे पहले तुम कहाँ थे? आप मुझ पे शक कर रहे हो साहब? देखो, शक करना हमारा काम है। अगर तुम कातिल नहीं हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। 2 घंटे पहले मैं अपने घर पर ही था। आप चाहो तो मेरे घर का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हो। वो तो ठीक है, दरअसल मैं ये जानना चाहता हूँ कि दीपक के हाथ पर लिखा है नाउ योर टर्न, मतलब कि अब तेरी बारी। इसका क्या मतलब? अब तेरी बारी सुनकर राजू और सूरज के होश उड़ जाते हैं। दोनों के रहस्यमय रिएक्शन कुछ और कहानी बयां कर रहे थे। तुम जा सकते हो, मगर जब तक मैं न कहूं तब तक शहर छोड़कर मत जाना। राजू और सूरज घर की ओर चल पड़ते हैं। फिर क्या हुआ? दीपक की मौत के बाद हम चारों दोस्त काफी डर गए थे, क्योंकि दीपक के हाथ में लिखा था अब तेरी बारी। दूसरे दिन रात को प्रेम, राजू, विक्की और सूरज चारों दोस्त एक जगह पर मिलते हैं। दोस्तों, अब क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्यों? कांड करते वक्त तो बड़ी होशियारी मार रहा था, अब फट रही है। हाँ, क्योंकि दीपक के हाथ पर लिखा था अब तेरी बारी। और प्रेम को लग रहा है कि अब उसकी बारी है। ये तो है ही फट्टू। हंस मत, जब तेरे सामने खून पीने वाला पिशाच आ जाएगा ना, तब पता चल जाएगा कि तू कितना महारथी है। देखो, ये वक्त बहस करने का नहीं है। मुझे लगता है कि दीपक का मर्डर खून पीने वाले पिशाच ने ही किया है। और उसने ही दीपक के हाथ पर लिखा है कि अब तेरी बारी। इसका मतलब है कि पिशाच अब हम चारों में से किसी एक को मारेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। ए फट्टू, अगर किसी दिन तेरा सामना उस पिशाच से हो जाए ना, तो उसे कह देना कि अगर दम है तो मुझे मार के दिखा। विक्की तेरी तरह फट्टू नहीं है, फट्टू साला। काश हम लोगों ने वो कांड नहीं किया होता तो अच्छा होता। अरे यार, ये फट्टू मेरा दिमाग खराब कर रहा है। देखो, मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। यार विक्की, मेरा घर रास्ते में ही है, मुझे घर तक छोड़ देगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है फट्टू, चल गाड़ी में बैठ जा। प्रेम विक्की की जीप में बैठ जाता है और दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही जीप जाती है, उसी वक्त एक और प्रेम अपनी बाइक लेकर वहां आता है। माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा लेट हो गया। प्रेम को देखते ही सूरज और राजू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर ये प्रेम है तो विक्की के साथ गया वो कौन था? प्रेम, तू अगर यहाँ है तो वो कौन था? क्या मतलब? मैं समझ गया, विक्की की जान खतरे में है। पिशाच तेरा रूप लेके अभी अभी विक्की के साथ यहाँ से गया है। क्या बक रहा है? हाँ यार, मैं सच कह रहा हूँ।
तब तो हमें किसी भी सूरत में विकी को बचाना होगा। चलो। विकी को पिशाच से बचाने के लिए फौरन तीनों दोस्त निकल पड़ते हैं। ए बट्टू, मेरा मतलब प्रेम, तू इतना डरता क्यों है? क्योंकि डर के आगे जीत है। गलत, क्योंकि डर के आगे कभी जीत हो ही नहीं सकती। डर के आगे सिर्फ मौत होती है। तूने शोले देखी थी ना? उसमें गब्बर भी यही बोला था कि जो डर गया समझो मर गया। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जो डर गया वो मर गया। कुछ ही क्षणों में प्रेम पिशाच बन जाता है। जो डर गया समझो मर गया। थोड़ी ही देर में प्रेम, सूरज और राजू वहाँ पर आ जाते हैं। तब विकी को मरा हुआ पाते हैं। विकी के हाथ पर भी वही लिखा था, अब तेरी बारी। हे भगवान, अब क्या होगा? विकी के हाथ पर भी वही लिखा है, अब तेरी बारी। मैंने तो सुना है प्रेतात्माओं की सरहद होती है, वो अपनी सीमा के पार कभी नहीं जा सकते। हाँ तो मैं यहाँ रह के कुत्ते की मौत मरना नहीं चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। मैं कनाडा चला जाऊंगा। और फिर मैं कनाडा आ गया। अच्छा मुझे ये बताओ, वो पिशाच तुम सबको मारना क्यों चाहता था? दरअसल हमने एक अघोरी का अपमान किया था और गुस्से में आके अघोरी ने हमारे पीछे एक पिशाच को लगा दिया था। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। बताता हूँ। एक दिन जंगल में एक अघोरी कड़ी साधना कर रहा था और हमने उसकी साधना भंग कर दी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। बाबा क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है मूर्ख, मैं साधना कर रहा हूँ। सामने तो खाना रखा हुआ है, हम तो समझे आप खाना पका रहे हो। क्यों दोस्तों? अपमान, घोर अपमान, इसकी सजा मिलेगी। अब एक के बाद एक तुम सबको मरना पड़ेगा। हे पिशाच वीर, जब तक तुम इन लोगों को मारोगे नहीं, तब तक मैं तुम्हारी साधना नहीं करूंगा। और उसके बाद मौत का सिलसिला शुरू हो गया। क्या वो पिशाच तुम्हें मारने के लिए यहाँ तो नहीं आएगा ना? नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? वो जरूर आ सकता है, किसी का भी रूप लेकर आ सकता है। ये भी तो हो सकता है तुम्हारे सामने खड़ी सुमन पिशाच ही हो। यार मेरी जान निकल रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है। और कुछ ही क्षणों में सुमन पिशाच बन जाती है। तूने भी तो अघोरी बाबा से मजाक किया था। Now your turn. अब तेरी बारी है। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुझे छोड़ दूं? तुम लोगों ने हमारे अघोरी बाबा का अपमान किया था, इसलिए सजा तो मिलेगी ही। हाँ? और पलक झपकते ही पिशाच प्रेम को मार देता है। What a surprise! राजू तू यहाँ? प्लीज कम इन। तूने ठीक कहा था, प्रेतात्माओं की सरहदें होती है और वो अपनी सीमाओं के पार कभी नहीं जा सकते, और इसीलिए तू मेरी तरह अपनी जान बचाने के लिए यहाँ कनाडा आ गया। हाँ यार, तूने यहाँ आकर गलती कर दी। क्या मतलब? फिर प्रेम अपना हाथ दिखाता है जिस पर लिखा हुआ है, अब तेरी बारी। हाँ? ये देखते ही राजू के होश उड़ जाते हैं। प्रेम पिशाच बन जाता है और राजू को मार देता है। और फिर पिशाच अपना बदला लेकर वापस अघोरी के पास चला जाता है। एक समय की बात थी, सीतापुर गांव में सब अच्छा चल रहा था।
गांव वाले बहुत खुशी से अपना जीवन जी रहे थे, पर न जाने अचानक कहां से एक चुड़ैल का साया गांव पर मंडराने लगा। शाम होते ही कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि चुड़ैल उसे अपने साथ लेकर चली जाती थी। एक दिन पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई, सब ठीक चल रहा था, न जाने ये चुड़ैल कहां से आ गई। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, हमें कुछ करना चाहिए। किसी बाबा को बुलाकर इस चुड़ैल के साये को अपने गांव से दूर करना चाहिए। गांव वाले बातें तो करते हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं होती कि वो बाबा को गांव में बुलाएं। अब रोज गांव वाले ऐसे ही डर के समय में जी रहे थे। उसी गांव में महावीर नाम का सबसे अमीर आदमी रहता था। उसके बेटे का नाम अजय था। एक दिन उसके बेटे के बचपन का दोस्त उससे मिलने आया। वो और उसके पिता काफी साल पहले विदेश चले गए थे। अपने दोस्त के घर पहुंचकर, अजय, अरे ओ अजय, देख मैं आ गया। विपुल, तेरा दोस्त आ गया, जल्दी से बाहर आ। कौन है? काका, मैं विपुल। कितने सालों के बाद आज मैं गांव आया हूँ अजय और आप सबसे मिलने के लिए। बेटा विपुल, तुम इतने सालों के बाद अकेले आए हो? पिताजी नहीं आए? काका, आपको तो पता ही है कि पिताजी को काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा काका, मैं अंदर जाता हूँ। ये कहकर विपुल घर के अंदर जाता है और अजय को ढूंढने लगता है। अजय, ओ अजय, कहाँ है भाई? और तभी सामने उसे अजय की फोटो पर माला टंगी दिखाई देती है। काका, ये अजय की फोटो पर आपने माला क्यों टांग रखी है? ऐसा कहकर विपुल उस माला को उतारने लगता है। बेटा, इसे मत उतारो, ये उसकी आत्मा की शांति के लिए है। काका, ये सब कैसे हो गया? कब हुआ? ये कहकर विपुल बहुत रोने लगता है। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए मैंने अजय की शादी अपने दोस्त की बेटी नैना से तय कर दी थी। शादी से कुछ दिनों पहले दोनों शॉपिंग से आ रहे थे, तभी गांव के पास आकर उनका एक्सीडेंट हो गया और दोनों। ये कहकर महावीर रोने लगते हैं। विपुल को भी बहुत बुरा लगता है। वो महावीर को चुप करवाता है। अगली सुबह वो गांव में हर उस जगह जाता है जहां बचपन में वो जाया करते थे। घूमते घूमते शाम हो जाती है। तभी विपुल देखता है कि शाम होते ही सारे गांव वाले घर के अंदर चले गए हैं। कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखकर, ये क्या? शाम होते ही सारे गांव वाले घर में क्यों घुस गए? कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था। ये कहकर विपुल चलने लगता है। थोड़ा आगे चलते ही उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर वो थोड़ा आगे चलता है तो अचानक उसके सामने एक साया आ जाता है और उसके लंबे खुले बाल और नाखून देखकर विपुल वहीं पर बेहोश हो जाता है। विपुल के घर ना लौटने पर, काफी देर हो गई है पर ये विपुल अभी तक नहीं लौटा, चलकर देखता हूँ। महावीर जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं तो देखते हैं कि विपुल जमीन पर गिरा हुआ है। महावीर उसे होश में लाते हैं और उसे घर ले जाते हैं। घर आने के बाद विपुल सारी बातें महावीर को बताता है। ये सुनकर, बेटा, न जाने हमारे गांव में कहां से चुड़ैल आ गई है और वो गांव वालों को बहुत परेशान करती है। रात में अगर कोई उसे बाहर दिख जाता है तो उसे वो अपने साथ लेकर चली जाती है। काका, आप ये क्या कह रहे हैं? ये सब कब से हो रहा है? थोड़ा सोचकर, बेटा, ये सब अजय की मौत के कुछ दिनों बाद से ही हो रहा है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी किसी गांव वाले की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। महावीर जी, बाहर आइए! भगवान के लिए बाहर आइए महावीर जी! क्या हुआ हरिराम? महावीर जी, मेरे बेटे को चुड़ैल उठा कर ले गई है। कुछ कीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। काका, हमें कुछ करना चाहिए। बेटा, हम क्या कर सकते हैं? काका, अपने गांव में एक बाबा हुआ करते थे। जब कभी भी हम बीमार होते थे तो आप और पिताजी हमारी नजर उतारने वहां लेकर जाते थे। बेटा, अब तो वो दूसरे गांव चले गए हैं,
ये सुनकर विपुल एक प्लान बनाता है और महावीर के कानों में चुपचाप कुछ कहता है और उसके बाद दोनों घर में चले आते हैं। रात के वक्त महावीर को नींद नहीं आती और वो विपुल के पास जाता है। बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अपना बेटा तो मैं पहले ही खो चुका हूँ, अब तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये कहकर महावीर रोने लगते हैं। विपुल महावीर को चुप कराता है। काका, मैं सब ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह महावीर विपुल की कहने पर उस बाबा को बुलाने चले जाते हैं। समय बीतने लगता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है। सारे गांव वाले फिर से अपने घर में छुप जाते हैं। पूरी तरह से शाम होती है। विपुल घर के बाहर आता है। चुड़ैल, ओ चुड़ैल, अब कहाँ है तू? हिम्मत है तो सामने आ। तू इन मासूम गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? विपुल के चिल्लाने पर भी कोई नहीं आता। विपुल बार बार उस चुड़ैल को बुलाने लगता है। चुड़ैल, ओ चुड़ैल, हिम्मत है तो सामने आ। तभी जोर से हवाएं चलने लगती है। तू मेरा मुकाबला करेगा? तेरी इतनी हिम्मत? चुड़ैल उसे हवा में उड़ाकर फेंक देती है और फिर से उसे उठाकर जैसे ही फेंकने वाली होती है तब महावीर उस बाबा को अपने साथ लेकर आता है और बाबा चुड़ैल पर गंगा जल छिड़क देते हैं। गंगा जल पड़ते ही चुड़ैल का हाथ जलने लगता है। मर गई मैं। मेरा हाथ बहुत जल रहा है बाबूजी। तुमने मुझे बाबूजी कहा? कौन हो तुम? बाबूजी, मैं आपकी नैना, आपकी होने वाली बहू। तुम चुड़ैल कैसे बन गई और गांव वालों के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि इन गांव वालों की वजह से ही मैं चुड़ैल बन गई। उस दिन जब एक्सीडेंट हुआ तब हम दोनों बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। हम गाड़ी के नीचे दबे पड़े थे। ये गांव वाले सब देख रहे थे पर कोई भी हमारी मदद करने नहीं आया और मेरे सामने ही मेरे अजय ने दम तोड़ दिया। उसके बाद मेरा भी दम निकल गया। इन लोगों से बदला लेने के लिए मैं चुड़ैल बन गई हूँ। इतने में गांव वाले भी आ जाते हैं और ये सुनकर हाथ जोड़कर चुड़ैल से माफी मांगते हैं और भविष्य में ऐसा कभी भी ना करने का वादा करते हैं। चुड़ैल जी, मैं गांव का मुखिया हूँ। सभी गांव वालों की तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। क्षमा कर दीजिए और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद इस गांव में सबकी मदद की जाएगी। अगर उस दिन किसी भी गांव वाले ने हमारी मदद की होती तो हम आज जिंदा होते और मुझे मेरे प्यार से दूर नहीं होना पड़ता। मेरा प्यार अधूरा नहीं रहता और ना ही हमारे माँ बाप को ऐसे बिना औलाद के जीना पड़ता। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। नैना बिटिया, मेरे कहने से गांव वालों को माफ कर दो। नहीं बाबूजी, इनकी वजह से मैं चुड़ैल बनी हूँ। जब तक इन सभी गांव वालों को मैं मार नहीं डालूंगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बेटे, माफ कर देने वाला ही बड़ा होता है। मेरे लिए ना सही, अपने अजय के लिए ही माफ कर दे। बेटी, हम सब गांव वाले मिलकर तुम्हारी और अजय की आत्मा की शांति के लिए हवन करेंगे, तुम्हें मोक्ष दिलाएंगे। ये सुनकर चुड़ैल ने गांव वालों को माफ कर दिया। गांव वालों ने चुड़ैल और अजय की आत्मा की शांति के लिए गांव में हवन करवाया। बाद में चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल गई। सारे गांव वाले पहले की तरह ही खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। आज ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से राहुल को देर रात तक ऑफिस में रुकना पड़ा था। काम खत्म होते ही राहुल ऑफिस से निकल रहा था, तब गेट के बाहर ही राहुल को वॉचमैन अंकल मिलते हैं। नमस्ते साहब, आज कुछ ज्यादा ही वक्त हो गया ना? बेटे, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, आज अमावस की रात है, अकेले घर मत जाओ। अकेले जाने में खतरा है। खतरा? किस बात का खतरा चाचा? ऑफिस के बाहर वाली सुनसान सड़क पर
भूतों का वास है। आज अमावस की रात है। आज की रात में भूत का मिलना तय है। चाचा, मैं भूत प्रेत की बातों में विश्वास नहीं करता। अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, मगर जाते जाते इस बूढ़े की एक बात मानोगे? बेटा, ये तावीज पहन लो, दुर्गा माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। बूढ़े वॉचमैन अंकल के प्यार को देखते हुए राहुल उन्हें मना नहीं कर सका और तावीज गले में डालते हुए घर की ओर जाने के लिए बाइक पर सवार होकर निकल पड़ा। राहुल घर की ओर जा रहा था, तब अचानक राहुल की नजर दूर सड़क के किनारे पर लाल फ्रॉक पहनी एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की अपना हाथ दिखाकर राहुल से लिफ्ट मांग रही थी। उसे देख राहुल ने सोचा, इतनी रात को ये लड़की अकेली यहाँ क्या कर रही है? शायद इसे बस नहीं मिली होगी। मेरा नाम साइली है। क्या आप मुझे रामपुर गांव तक लिफ्ट दे सकते हो? साइली को देख राहुल को वॉचमैन अंकल की बात याद आ गई। आज अमावस की रात है। आज की रात में भूत का मिलना तय है। नहीं, मैं भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता। क्या सोच रहे हो साहब? कहीं आप मुझे चुड़ैल तो नहीं समझ रहे हो ना? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही सोच में पड़ गया था। तो क्या मैं आपकी बाइक पर बैठ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। राहुल के हाँ कहते ही साइली बाइक पर बैठ गई। अब राहुल साइली को अपनी बाइक पर बिठाकर वही सुनसान सड़क से गुजरता हुआ रामपुर गांव की ओर बढ़ रहा है। डर लग रहा है क्या? नहीं, मैं क्यों डरने लगा। दहशत के बीच राहुल की बाइक वही रफ्तार से आगे बढ़ रही है। तब अचानक राहुल की नजर दूर खड़ी हुई एक लड़की पर पड़ी जो लाल फ्रॉक पहने हुई थी और वो भी लिफ्ट मांग रही थी। ये देख पहले तो राहुल को कुछ अजीब सा लगा, मगर वो कुछ समझे उससे पहले बाइक उस लड़की के करीब पहुंच गई और राहुल ने बाइक रोक दी। अमावस की रात के कारण उस लड़की का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर तभी अचानक बिजली के कड़कती हुई रोशनी से उस लाल फ्रॉक वाली लड़की का चेहरा राहुल को दिखा। उस लड़की का चेहरा देखते ही राहुल के होश उड़ गए। ये तो वही लड़की थी जिसे राहुल अपनी बाइक पर बिठाकर लाया था। पलक झपकते ही राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो बाइक पर बैठी वो लड़की वहां नहीं थी। डर के मारे राहुल मोम का पुतला बन गया था। तब वो लड़की बोली, मेरा नाम साइली है। क्या आप मुझे रामपुर गांव तक लिफ्ट दे सकते हो? साइली को देख दोबारा राहुल को वॉचमैन अंकल की बात याद आ गई। आज अमावस की रात है, अकेले घर मत जाओ, अकेले जाने में खतरा है। तब वो लड़की बोली, क्या सोचता है? अगर तू सोचता है कि मैं एक चुड़ैल हूँ तो तू ठीक सोचता है। चल जल्दी से, मुझे रामपुर गांव ले चल। अमावस की रात में चुड़ैल को पीछे बिठाकर राहुल अपनी बाइक लेकर एक बार फिर सुनसान सड़क पर जा रहा था। डर के मारे राहुल के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा है। और बाइक जैसे अपने आप चल रही थी। राहुल को पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तब अचानक राहुल ने जो देखा उसे देखते ही राहुल के होश उड़ गए। राहुल ने फिर दूर सड़क के किनारे पर लाल फ्रॉक पहनी हुई लड़की को हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगते हुए देखा। उस लड़की को देखते ही फौरन राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, मगर ये क्या, पीछे कोई नहीं था। डर के मारे राहुल की हालत खराब हो गई थी। तब राहुल ने सोचा, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बाइक नहीं रोकूंगा। राहुल ने बाइक की रफ्तार तेज कर ली। अब उस लड़की और राहुल के बीच का फासला बिल्कुल कम था। देखते ही देखते वो लड़की पीछे छूट गई। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। राहुल ने राहत की सांस ली, मगर ये क्या, सड़क के किनारे पर एक बार फिर वो लाल फ्रॉक वाली लड़की
राहुल से लिफ्ट मांग रही थी। डर के मारे राहुल की हालत खराब हो चुकी थी। अपनी जान बचाने के लिए राहुल ने बाइक की रफ्तार और तेज कर ली। एक बार फिर राहुल ने चुड़ैल को क्रॉस करके उसे पीछे छोड़ दिया। फिर राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर वो चुड़ैल नहीं थी। और जैसे ही राहुल ने पलटकर सड़क की ओर देखा तो बीच सड़क पर चुड़ैल अपने असल रूप में खड़ी थी। वो चिल्ला रही थी, रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे रामपुर ले चलो। मैं कहती हूँ रुक जाओ, मुझे रामपुर ले चल, वरना मैं तुझे मार दूंगी। राहुल ने जैसे ही चुड़ैल की धमकी सुनी, बाइक की ब्रेक अपने आप लग गई। राहुल का एक्सीडेंट हो चुका था और उसकी चीख सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। अस्पताल में राहुल का इलाज चल रहा था। ऑफिस से राहुल का दोस्त रमेश बुके लेकर गेट वेल सून की शुभकामनाएं देने आया था। राहुल तुम जल्दी से ठीक हो जाओ यार। वैसे मेरी ओर से और बॉस की ओर से और वॉचमैन अंकल के अलावा पूरे स्टाफ की ओर से शुभकामना। वॉचमैन अंकल के अलावा मतलब? यार कल रात को एक सड़क के हादसे में वॉचमैन अंकल की मौत हो गई। वॉचमैन अंकल, आपने अपना तावीज मुझे दे दिया। मुझे बचाने के लिए आपने अपनी जान दे दी। और उस दिन के बाद राहुल ने अपने गले से दुर्गा माँ का वो तावीज कभी नहीं उतारा और दुर्गा माँ का परम भक्त बन गया। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।